हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 नंदीग्राम के रण में ममता बनर्जी ने शुभेंदु परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, भगवा पहन लिया मानो कोई महान संत बन गए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब दूसरे चरण के लिए संग्राम शुरू हो गया है। नंदीग्राम इस चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि इस सीट से खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मैदान में है। उनके सामने बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में व्हील चेयर पर रोड शो किया। दोस्तों नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी हाल ही में चोटिल हो गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ममता ने शुभेंदु और उनके पिता पर जमकर निशाना साधा। ममता ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी सियासी तीर छोड़े। ममता बनर्जी ने कहा कि जब मैंने नंदीग्राम आंदोलन का नेतृत्व किया तो हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ लड़े। अचानक उन्होंने भगवा पहन लिया, यानी कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की ओर इशारा किया मानो वह कोई महान संत हो। 1988 में जब टीएमसी बनी तब वे कहां थे? मैंने उन्हें कई बार टिकट दिया, हर बार वो हारे। जब मेरी सरकार आई तब वो पहली बार चुनाव जीते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संजय राउत का दावा, बोले मैंने चेताया था सरकार के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं वाजे। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि पार्टी के कुछ नेताओं को उन्होंने आगाह किया था कि मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। वाजे अभी एनआईए की हिरासत में है। संजय राउत ने यह भी कहा कि सचिन वाजे प्रकरण ने प्रदेश में शिवसेना नित गठबंधन सरकार को एक अच्छा सबक सिखाया है। महाराष्ट्र में शिवसेना नित महाविकास अघाड़ी सरकार में राकपा और कांग्रेस भी शामिल है। दोस्तों मुंबई के एक पोश इलाके में 25 फरवरी को एक संदिग्ध वाहन खड़ा पाया गया था। उसमें विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। इस मामले में कथित भूमिका को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसी महीने के शुरू में वाजे को गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी 2004 में घाट गोपर बम धमाकों के आरोपी ख्वाजा यूनुस की हिरासत में हुई मौत के मामले में वाजे को निलंबित किया गया था और पिछले साल उन्हें फिर से पुलिस बल में शामिल किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन की तैयारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अफसरों से कहा, लॉकडाउन की स्ट्रेटजी बना लें। एक ही दिन में 40,000 से ज्यादा केस आने से बढ़ गई है चिंता। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है। राज्य में रविवार को कोरोना के रिकॉर्ड 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है और एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है। दोस्तों कोरोना पर बनी टास्क फोर्स ने लॉकडाउन की सिफारिश भी कर दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे से कहा कि तुरंत लॉकडाउन की स्ट्रेटजी बनाए। दोस्तों उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में धारा 144 से काम नहीं चलने वाला, कर्फ्यू से भी कुछ नहीं होने वाला, अब लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही टोटल लॉकडाउन हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ने महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट कर दिया रिजेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व सीएम सरकार पर भड़क उठी। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट विदेश मंत्रालय ने रिन्यू करने से मना कर दिया है क्योंकि स्थानीय पुलिस ने उन्हें खतरा बताया है, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने उनके पासपोर्ट रिन्यूअल के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। विदेश मंत्रालय के श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालय ने इस बाबत महबूबा मुफ्ती को पत्र लिखकर जानकारी भी दे दी है कि आखिर उनका पासपोर्ट क्यों नहीं रिन्यू किया गया। दोस्तों विदेश मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने लिखा कि पासपोर्ट ऑफिस ने मुझे पासपोर्ट इशू करने से मना कर दिया क्योंकि सीआईडी की रिपोर्ट में मुझे हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। यह है कश्मीर में सामान्य हालात की असलियत। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद से सब कुछ सामान्य बताया जा रहा है, जिसमें अब एक पूर्व मुख्यमंत्री का पासपोर्ट रखना इतने ताकतवर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी के विज्ञापन को लेकर कांग्रेस ने सर्बानंद सोनोवाल, जेपी नड्डा और 8 समाचार पत्रों के खिलाफ शिकायत करवाई दर्ज। जी हां दोस्तों, गुवाहाटी कांग्रेस ने कथित रूप से खबर के रूप में विज्ञापन छपवाने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और 8 प्रमुख समाचार पत्रों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि समाचार के शक्ल में छपे इस विज्ञापन के जरिए बीजेपी ने ऊपरी असम की
उन सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा किया है जहां 27 मार्च को पहले चरण में मतदान हुआ था। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग के अध्यक्ष निरन बोरा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए के प्रावधानों और 26 मार्च को जारी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए रविवार रात प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन गई WHO की टीम ने कहा जानवरों से ही इंसानों में कोरोना फैलने की आशंका, लैब वाली थ्योरी के सबूत नहीं। जी हां दोस्तों, कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन का दौरा करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की टीम के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के चमगादड़ से अन्य जानवरों के जरिए मनुष्य में फैलने की आशंका है। प्रयोगशाला से वायरस फैलने की आशंका बहुत कम है। समाचार एजेंसी AP को मिली जांच टीम की मसौदा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हालांकि जांच रिपोर्ट में उम्मीद के अनुसार कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। टीम ने प्रयोगशाला से वायरस के लीक होने के पहलू को छोड़कर अन्य सभी पहलुओं पर आगे जांच करने का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट को जारी किए जाने में लगातार देरी हो रही है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं चीनी पक्ष जांच निष्कर्ष को प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं कर रहा, ताकि चीन पर कोविड-19 महामारी फैलाने का दोष न मढ़ा जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने पिछले सप्ताह के अंत में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि टीम की रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अलास्का में हेलीकॉप्टर क्रैश, चेक गणराज्य के सबसे अमीर उद्योगपति समेत 5 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अलास्का के कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में चेक गणराज्य का सबसे अमीर व्यक्ति भी शामिल है। भाड़े पर लिया गया हेलीकॉप्टर एक लॉन्ज से गाइड और मेहमानों को लेकर जा रहा था। अलास्का स्टेट ट्यूपर्स ने बताया कि शनिवार को हुई दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में मरने वाला केलनर नाम के शख्स चेक गणराज्य के अरबपति व्यवसायी थे और फोर्ब्स 2020 की विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची के अनुसार उनके पास $17 अरब की संपत्ति थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्विज नहर में कई दिनों से फंसे विशालकाय जहाज को निकालने में मिली आंशिक सफलता। जी हां दोस्तों, मिस्र की स्विज नहर में लगे जाम से अब जल्द ही छुटकारा मिलने की उम्मीद है। खबर है कि वहां करीब 1 हफ्ते से फंसा जहाज एवरग्रीन वैन आंशिक रूप से दोबारा तैरने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने यह जानकारी दी है। इस विशालकाय जहाज को हटाने के काम में 2 विशेषज्ञ नौकाएं लगाई गई थी। दोस्तों, यह विशालकाय जहाज दोबारा भले ही आंशिक रूप से तैरने लगा है, लेकिन फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है कि यह नहर समुद्री ट्रैफिक के लिए कब तक पूरी तरह से खुल पाएगी। दरअसल यहां 450 जहाज फंसे हुए हैं। ऐसे में इस रूट को साफ होने में अभी काफी वक्त लगने की आशंका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तजाकिस्तान में कल हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेंगे भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, तजाकिस्तान में हो रही 9वीं मंत्री स्तरीय हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शरीफ होने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दुशांबे पहुंच चुके हैं। बैठक आज सुबह करीब 10 बजे शुरू होगी। इससे पहले कल रात मेजबान तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान सभी मेहमान विदेश मंत्रियों को रात्रि भोज दे रहे हैं, जिसमें डॉक्टर जयशंकर के अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी समेत कई नेताओं ने शिरकत की। ऐसे में जाहिर तौर पर यह नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच आमना सामना किस माहौल और कैसी बॉडी लैंग्वेज के साथ होता है। दोस्तों, दोनों विदेश मंत्रियों के बीच किसी सीधी द्विपक्षीय बैठक से फिलहाल इनकार किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले ऐसा कई बार हुआ है कि हार्ट ऑफ एशिया बैठक के बहाने भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच अनौपचारिक तौर पर भी मुलाकातें हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने कहा मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं, यूपी बिहार के गुंडों ने मुझ पर किया हमला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह यहां अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें शेर की तरह जवाब दूंगी। ममता ने कहा कि जो लोग संस्कृति से प्यार नहीं कर सकते वह यहां राजनीति नहीं कर सकते। नंदीग्राम में गुंडागर्दी हो रही है। हमने बिरुलिया में बैठक की, टीएमसी कार्यालय को तोड़ दिया गया। वह जो चाहे कर रहा है, मैं गेम भी खेल सकती हूं, मैं भी शेर की तरह जवाब दूंगी, मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मुझ पर हमला किया, नंदीग्राम के किसी व्यक्ति ने मुझ पर हमला नहीं किया, लेकिन आप यूपी बिहार से गुंडे लाए। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, अगर वे आते हैं तो महिलाओं को बर्तनों से पीटना चाहिए। वहीं दोस्तों, राज्य में भाजपा कार्यकर्ता की मां की मौत को लेकर उत्पन्न आक्रोश के बीच ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि
वह महिलाओं के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं करती और उन्हें मौत की असली वजह नहीं पता। बनर्जी ने पूछा कि जब भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में महिला को उत्पीड़न कर जान से मार दिया गया तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्यों चुप थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 12,72,55,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 27,85,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 3 करोड़ से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि दोस्तों अमेरिका में अब स्थिति कंट्रोल में है। वहीं दोस्तों इसके अलावा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें ब्राजील, इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, टर्की आदि देशों का नाम आता है। दोस्तों अधिकतर देशों में एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,20,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,61,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 27 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों का नंबर आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली ने तोड़े गर्मी के सारे रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। जी हां दोस्तों मार्च अभी बीता भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही देश की राजधानी दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। दिल्ली में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मार्च महीने में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा 76 सालों में पहली बार हुआ है जब दिल्ली का पारा 40 डिग्री को पार कर गया हो। दरअसल दोस्तों दिल्ली में IMD ने बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली में साल 1945 के बाद पहली बार इतनी गर्मी पड़ रही है। IMD के मुताबिक 29 मार्च को दिल्ली का पारा 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यही नहीं, दिल्ली में लू भी चलने लगी है और आमतौर पर अप्रैल के आखिर में लू चलने लगती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह और शरद पवार की कथित मुलाकात पर महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक अटकलों का दौर है जारी। जी हां दोस्तों सत्ता की सियासत सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं गर्म है, महाराष्ट्र में भी बड़ी सियासी सरगर्मी छाई हुई है। खासकर अमित शाह और शरद पवार की कथित मुलाकात को लेकर बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक तरह तरह की खबरें उड़ रही है। अहमदाबाद में अमित शाह और पवार की बैठक को लेकर राजनीतिक अटकलों का दौर भी तेज हो गया है। हालांकि न तो एनसीपी मानने को तैयार है कि शाह और पवार में मुलाकात हुई, वहीं नहीं बीजेपी यह कह रही है कि मुलाकात हुई है। लेकिन अगर इन घटनाक्रमों की टाइमिंग और बयानों पर गौर करें तो अमित शाह से लेकर एनसीपी के नेता नवाब मलिक और फिर शिवसेना सांसद संजय रावत जिस तरह से बयान दे रहे हैं और मीटिंग के ठीक बाद पवार के बीमार होने की खबरें सामने आई है, उससे पॉलिटिकल सेटिंग गेटिंग को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। दोस्तों शरद पवार को हिंदुस्तान की राजनीति का सुपर सियासी चेहरा माना जाता है, वहीं दूसरी ओर अमित शाह की गिनती न्यू इंडिया के पॉलिटिकल चाणक्य के तौर पर होती है। इन दोनों को एक ही मंच पर शायद ही आपने कभी देखा होगा और यही वजह हो सकती है कि दोनों की एक मुलाकात की खबर ने देश भर की सियासत में हलचल मचा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पिछले 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिम राजस्थान में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव तक हुई। हीट वेव सौराष्ट्र और कच्छ और उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों में भी हुई है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हुआ है। केरल में 1 या 2 जगह पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान और गुजरात में हीट वेव जारी रहेगी। ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल की पृथक जेब भी हीट वेव की स्थिति में आ सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। वहीं दोस्तों केरल और अंदरूनी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में जनता को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना लुढ़का, चांदी में चमक बढ़ी।
जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में गिरावट हुई है, जबकि चांदी लगातार गिरावट के बाद फिर संभल गई है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोना 147 रुपए की गिरावट के साथ 44,081 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 1,036 रुपए के उछाल के साथ 64,276 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1726 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.14 प्रति औंस पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL 2021 मुंबई इंडियंस कैंप से जुड़े हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया के क्रिकेटर्स ने IPL 2021 की तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और सूर्य कुमार यादव भी इस मेगा T20 लीग में धमाल मचाने को बेकरार हैं। हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने 9 अप्रैल से शुरू होने वाले IPL से पहले सोमवार को मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ गए। दोस्तों इस फ्रेंचाइजी ने ट्विटर पर इन तीनों का मुंबई पहुंचने का वीडियो पोस्ट किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिलीप वेंगसकर ने कहा मैं चीफ सेलेक्टर होता तो रविंद्र चंद्र अश्विनी को ODI T20 में वापस बुला लेता। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसकर ने कहा है कि अगर वो भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर होते तो ऑफ स्पिनर रविंद्र चंद्र अश्विनी को सीमित ओवरों के क्रिकेट में वापस बुला लेते। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अश्विन ने आखिरी वनडे जून 2017 को खेला था। दिलीप वेंगसकर साल 2006 से 2008 तक भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर थे। उनका कहना है कि रविंद्र चंद्र अश्विनी अपनी बढ़ती उम्र के साथ बेहतर हुए हैं और वो टीम इंडिया की जरूरतों के हिसाब से फिट बैठते हैं। दिलीप वेंगसकर ने संडे एक्सप्रेस से कहा कि अगर मैं चीफ सेलेक्टर होता तो मैं अश्विनी को वापस बुला लेता। क्यों नहीं, क्योंकि वो बेहद अनुभवी गेंदबाज हैं और उनकी बॉलिंग में विविधता है। कहा जाता है कि स्पिनर देर से मैच्योर होते हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा ताकत का बूस्ट, 1 महीने में 10 राफेल फाइटर जेट होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की ताकत में जोरदार इजाफा होने जा रहा है। 1 महीने के अंदर भारतीय वायुसेना को एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस 10 राफेल विमान मिलने वाले हैं। इनके शामिल होने के बाद कुल शामिल रफाल जेट की संख्या 21 हो जाएगी। दोस्तों पहले ही 10 रफाल जेट विमान अंबाला बेस्ड 17 स्क्वाड्रन से उड़ान भर रहे हैं। ANI की खबर के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में 3 रफाल भारत पहुंच रहे हैं। खबर के मुताबिक हवा में फ्यूल भरने की क्षमता रखने वाला रफाल फाइटर जेट सीधे फ्रांस से उड़ान भरकर भारत पहुंच रहे हैं। दोस्तों खबर में यह भी कहा गया है कि अगले महीने 7 से 8 और रफाल फाइटर जेट भारत पहुंचेंगे। उनका ट्रेनर वर्जन भी अगले महीने पहुंचेगा। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में जोरदार इजाफा होगा। एयरफोर्स को अपने ऑपरेशन में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रफाल को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में पिछले साल जुलाई अगस्त से शामिल करना शुरू कर दिया गया था। रफाल के आने के तुरंत बाद ही बेड़े में शामिल कर लिया गया। दोस्तों रफाल के आते ही इसे ईस्टर्न लद्दाख और दूसरे इलाकों में चाइना फ्रंट में पेट्रोलिंग में तैनात कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान योजना, होली के बाद 11 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। जी हां दोस्तों, होली के बाद देश के लगभग 11 करोड़ 74 लाख किसानों को खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आप भी PM किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं तो आपके खाते में जल्दी 2,000 रुपए की किस्त आने वाली है। दोस्तों केंद्र सरकार होली के बाद PM किसान योजना की 8वीं किस्त जारी करेगी। अप्रैल महीने में किसी भी समय आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। अगले कुछ दिनों में अगर आपके खाते में RFT साइंड बाय स्टेट्स लिखा है तो इसका मतलब यह है कि जल्दी आपके खाते में पैसे आने वाले हैं। अगर यह मैसेज नहीं लिखा है तो आपकी किस्त आने में संदेह है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट कौन था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस राजा का नाम जिसने की चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि ली थी तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।